हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी की ऑनलाइन पोर्टल पे। हम लोग सेशन कर रहे हैं जितने भी टेक्निकल एग्जामें हुए हैं, जैसे एनएफएल हो गया तुम्हारे आरआरबी टेक्नीशियन हो गए, यूपीपीसीएल हो जाते हैं एग्ज़ाम। अभी तुम्हारे हाल ही में कौन सा है, बीएसपीएससीएल है। इन सब में जितने भी टेक्निकल एग्जाम होती हैं उन सब में ये सब क्वेश्चन को रखा जाता है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है, जो कि तुम्हारी आईटीआई थ्योरी में पढ़ाई जाती है। तो उन्हीं सबसे क्वेश्चन हम लोग पुट अप करेंगे आज, और सेशन इंपॉर्टेंट है, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कर देना, और पहली बार होगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है। इससे पहला क्वेश्चन है कि एज द पावर शक्ति गुणक बढ़ने के लिए संधारित्र की रेटिंग होती है, क्या होगी। देखो पहली कहानी ये है, शक्ति गुणक बढ़ने का मतलब cos फाई की वैल्यू क्या होती है, बढ़ना, ठीक है, सही है ना। और cos फाई की वैल्यू कब बढ़ती है, याद रखना, जब फाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। और cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो ये फाई की वैल्यू जितनी कम होती है, फाई की वैल्यू जितनी कम होती है, हमारे पावर फैक्टर की वैल्यू उतनी अधिक होती है, याद रखना। यानी पावर फैक्टर की वैल्यू हमको अधिक करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये लिखा है ना, पावर फैक्टर इंक्रीज। पावर फैक्टर इंक्रीज का मतलब फाई की वैल्यू घटना, ठीक है। और फाई की वैल्यू घटने का मतलब तुम समझ रहे हो, साइन फाई की वैल्यू घट जाती है। तो इसमें क्या होती है मेरी, देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि पावर फैक्टर इंक्रीज करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा। तुमको पता है कि जब पावर फैक्टर इंक्रीज होती है तो वो लीडिंग की तरफ भागती है मेरी, ठीक है, लीडिंग की तरफ 0 से 1 की तरफ होती है। तुमको पता है पावर फैक्टर कितनी होती है, 0 से 1 के बीच में होती है। जो पावर फैक्टर है हमारी लीडिंग की तरफ भागने लगती है। तो कैपेसिटर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है कि इसका पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट में। हम बोलते भी हैं कि पावर फैक्टर का यूज़ कहाँ करते हैं, तो सर पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट के रूप में। तो एक्चुअली करता क्या है, वो केवीएआर को प्रभावित करता है। किसको इफेक्ट डालता है, वो केवीएआर को इफेक्ट डालता है। याद रखना कि जो तुम्हारी ट्रू पावर होती है वो पावर फैक्टर से कभी भी इफेक्ट नहीं होता है। जो ट्रू पावर होती है, ठीक है, जो पी की वैल्यू होती है वो कभी भी पावर फैक्टर से इफेक्टिव नहीं होता है, बढ़े चाहे घटे, ठीक है। इफेक्टिव कौन होता है, केवीएआर होता है। और जो अपेरेंट पावर होती है उससे कभी भी पावर फैक्टर से मतलब होता ही नहीं, क्योंकि ना उसमें cos फाई होती है ना साइन फाई होती है। उसमें एंगल से कोई मतलब ही नहीं होता कि वोल्टेज और करंट के बीच में कितने एंगल बन रहा है, ठीक है। तो इफेक्ट किस पे पड़ता है, केवल या तो किलोवाट पे पड़ेगा या फिर केवीएआर पे पड़ता है। तो केवीएआर पे ही पड़ता है, किलोवाट से कोई मतलब नहीं होता है। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट घटने बढ़ने में तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। लेकिन ट्रू पावर कभी घटता बढ़ता नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मेरी क्या हो जाएगी, ऑप्शन नंबर जो है, ऑप्शन ये केवीआर हमारी सही हो जाएगी। केवीआर है किसकी यूनिट, तो सर केवीआर जो मेरी यूनिट है वो किसकी है, हमारी क्यू की है। क्यू बराबर क्या होता है, VI साइन फाई, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिएक्टिव पावर बोलते हैं, जिसको रिएक्टिव पावर यानी प्रतिकारी शक्ति भी बोलते हैं, ठीक है। इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है, कि जो ट्रू पावर होती है, रियल पावर होती है, वास्तविक शक्ति होती है, उसका एसी का सर्किट का फॉर्मूला क्या होता है। देखो P बराबर दिखाते हैं, P बराबर क्या होती है मेरी, VI cos फाई होती है। यूनिट की बात करें तो हमेशा किस में होती है, वाट में रहेगा या फिर किलोवाट में रहता है, ये कहानी, ठीक है। P बराबर VI cos फाई होता है। अगर इसमें तुम कभी कभी देखो पावर ट्रायंगल पूछता है, तो जब पावर ट्रायंगल बनाते हो तुम तो समथिंग इस टाइप का बनता है। जब पावर ट्रायंगल बनता है तो ये हमारी क्या हो जाती है, सर मेरी हो जाती है अपेरेंट पावर, ठीक है। ये मेरी क्या हो जाती है, सर मेरी हो जाती है ये रिएक्टिव पावर। ये जो हमारी होती है ये मेरी क्या होती है, ट्रू पावर होती है।
सही है, इसको याद रखना। यहाँ पे 5 होती है, इसलिए cos 5 बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, cos 5 बराबर P/S लिखते हैं। समझ में आया, इसको याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर मेरा क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है वो P बराबर VI cos 5 हो जाएगा। ठीक है, P बराबर VI cos 5। चलो अगला क्वेश्चन है, आभासी शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता है, अभी बताए थे कि P बराबर VI नहीं होता है, वो होता है S बराबर, देखो यहाँ पे गलत लिखा है, S बराबर VI होता है। और इसकी यूनिट क्या होती है, तो सर होती है वोल्ट एम्पियर। यूनिट क्या होती है, वोल्ट एम्पियर होती है। ठीक है, चलो इसको आभासी शक्ति भी बोलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा P बराबर VI नहीं होता है, Q बराबर VI होता है। न इसमें न इसमें साइन फाई इन्वॉल्व होता है, यानी इसमें कोई भी देखो थीटा से वैल्यू रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्वॉल्व है ही नहीं, न साइन फाई है, न ही कॉस फाई है, न ही टेन फाई है, कुछ इन्वॉल्व है ही नहीं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है कि AC को DC में बदलने का कार्य कौन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीजें देखो, कुछ चीजें लिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AC को किस में बदलना है, DC में। कौन करता है, रेक्टिफायर। DC को AC में बदलने का काम कौन करता है, तो सर वो करता है हम लोग का इन्वर्टर। कौन करता है, इन्वर्टर। और देखो रेक्टिफायर को ही क्या बोलते हैं हम लोग, कन्वर्टर भी बोलते हैं। ठीक है, एक होता है DC चॉपर या फिर सिंपली चॉपर, एक होता है चॉपर। इसका काम क्या होता है, इसका काम फिक्स्ड DC को वेरिएबल DC में यानी परिवर्तित DC में बदलने का काम करता है, वेरिएबल DC में बदलने का काम करता है। एक होता है साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर, इसका काम क्या होता है, फिक्स्ड AC को वेरिएबल AC में बदलने का काम करता है साइक्लो कन्वर्टर। ठीक है, तो ये सब चीजें कन्वर्टर है जो बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं, तो इसको याद रखना है। सही है, चलो अगली कहानी। तब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसको देखना चाहें तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमारा रेक्टिफायर। रेक्टिफायर 3 टाइप के होते हैं जी। ठीक है, कौन कौन से, तो याद रखना, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, और दूसरा होता है फुल वेव। क्या होता है, फुल वेव रेक्टिफायर होता है। ठीक है, फुल वेव 2 टाइप के होते हैं, एक क्या होता है सेंटर टैप, और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। ठीक है, सब चीज़ों को याद रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए सारी चीज़ों को बस आंसर ही नहीं बताने, जितनी चीज़ें होती हैं उसको क्या करते हैं, उसको डिस्कस भी कर लें, इससे रिलेटेड ये सवाल पूछे जाते हैं। चलो अगला सवाल है कि DC को AC में बदलने वाले को क्या बोलते हैं। देखो अभी बताए ना, इसके ऊपर बता दिए थे, DC को AC में इन्वर्टर बदलता है। ठीक है, और इसका उल्टा AC को DC में कन्वर्टर बदलता है। कौन बदलता है, कन्वर्टर बदलता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों को याद रखना है। हो गया, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट। व्हाट कैन एन इलेक्ट्रिक फील्ड डिपॉजिट, यानी एक विद्युत क्षेत्र किसका निक्षेपण कर सकता है। तो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज को कर सकता है, पॉजिटिव चार्ज को कर सकता है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक जो विद्युत क्षेत्र में जो जिसका निक्षेपण यानी जो डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और हमको पता है कि अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। बीटा की बात करें, बीटा पार्टिकल तो क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, निगेटिवली चार्ज होते हैं। और ये जो मेरी गामा होती है, सबसे बेस्ट गामा होती है। क्यों, क्योंकि सर ये जो गामा है मेरी, गामा तो चार्ज होती ही नहीं है। ठीक है, ये क्या होती है, एक तरीके से कहें तो मेरी होती है न्यूट्रल। ठीक है,
और याद रखना इसी गामा की जो है भेदन क्षमता सबसे अधिक है, पेनिट्रेशन पावर जिसको बोलते हैं, भेदन क्षमता, ठीक है, भेदन क्षमता सबसे अधिक इसी की है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा पार्टिकल हो जाएगा, ठीक है, अल्फा पार्टिकल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखो किस तरीके से पूछता है कि बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र के अंदर विद्युत क्षेत्र चिरुथा का मान द्वारा निर्धारित किया था। चिरुथा मतलब द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द फील्ड ड्यू टू द पॉइंट चार्ज, मतलब एक पॉइंट चार्ज के द्वारा जो निर्धारित किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इनसाइड की बात कर रहा है किसके द्वारा, पॉइंट चार्ज के कारण, वो किसके द्वारा डिफाइन किया जाता है, कूलम्ब्स लॉ के अनुसार। कूलम्ब्स लॉ, अगर नॉर्मली कूलम्ब्स लॉ की बात करें तो उन्होंने क्या बोला था कि जो फोर्स होता है वह Q1 गुणे Q2 ने दो आवेश के गुणनफल बटे उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती के समानुपाती होता है, ठीक है, ये कूलम्ब लॉ ने दिया था, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये समानुपाती हटाने के लिए फिलहाल देखो जो नॉर्मल बता रहे हैं ये, फिर क्या लगाते हैं Q1 इंटू Q2 समानुपाती हटाने के लिए एक नियतांक लगाते हैं जो कि मेरा K है, और K की वैल्यू कितनी होती है, तो 9 इंटू 10⁹, इसको याद रखना, हमेशा पूछा जाता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये पूछा जाता है, ठीक है, 9 टू 10⁹। सही है। अब ये वैल्यू आई कैसे, तुमको पता है क्योंकि K बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। एप्सिलॉन नॉट हम क्या बोलते हैं, विद्युतशीलता, जिसको परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो इकाई होती है एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, तो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, इकाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फैरेड पर मीटर होता है, ठीक है। इतनी चीज़ें याद रखनी इससे रिलेटेड। और ये जो तुम्हारे पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात किया है तो ये भी कूलम्ब लॉ के द्वारा ही दी जाती है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला कुछ होते हैं, इसको लिख देते हैं जिसपे न्यूमेरिकल आते हैं। एक होता है E बराबर F/Q, जो ये बात किया है फिलहाल कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, फील्ड डेवलप होगा जो कि एक फोर्स लगाएगा पॉइंट चार्ज के कारण। पॉइंट चार्ज के कारण क्या होगा, एक फोर्स का अनुभव होगा किसमें, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी निकलेगी, तो E बराबर F/Q होता है। इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, हद से ज़्यादा इसकी इकाई पूछा जाता है, इसको याद रखना। तो इसकी इकाई हमारी हो जाती है क्या, न्यूटन पर कूलम्ब होती है, ठीक है। और एक E और निकालने का फॉर्मूला होता है V/D होता है, ठीक है, V/D। और इसकी यूनिट की बात करें तो क्या होता है, वोल्ट पर मीटर रहते हैं इसकी इकाई। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और याद रखना इन सब पे क्या होती है, न्यूमेरिकल भी पूछी जाती है। क्या होती है, न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो ध्यान देना है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे ज़्यादा कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। Q की वैल्यू निकालनी है तो Q बराबर क्या होता है, NE होता है। देखो Q बराबर बहुत सारे होते हैं, Q बराबर NE भी होता है, इसको याद रखो। इस पर तो बेसिक न्यूमेरिकल है और एक तरीके से कहें तो चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल पढ़ोगे तो इन्हीं पे पढ़ोगे, Q बराबर NE पे, ठीक है। तुम ITI ट्रेड की थ्योरी जो 2 साल के इलेक्ट्रीशियन करते हो उससे पहला न्यूमेरिकल लगाओगे तो इन्हीं सब फॉर्मूले पे लगता है। और दूसरा क्या होता है, Q बराबर IT, सही है। तो या तो ये दे सकता है या तो ये दे सकता है, तो Q बराबर IT वाला दिया हुआ है तो मेरा यही वाला सही हो जाएगा, Q बराबर IT वाला, सही है। और देखो आगे क्या है, आगे बात करें तो इतना होने के बाद एक E की वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे E की वैल्यू नहीं देगा, तुमको पता होना चाहिए। तो E की वैल्यू क्या होती है, तो E की वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, ये माइनस लग जाता है, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब होता है। इन सब चीज़ों को याद रखना है, सही है। वेट की बात करें तो वो होती है 9.1 इंटू 10⁻31 क्या, kg, ठीक है। चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो, फोम और पाउडर एक्सटिंग्विशर जो है, फोम और पाउडर टाइप का जो एक्सटिंग्विशर है वो कहाँ यूज़ करते हैं, यानी किस प्रकार के आग में
झाग और पाउडर वाले अग्निशामक प्रयुक्त किए जाते हैं। एक्सटिंग्विशर की बात किया तो याद रखना फोम और पाउडर टाइप जो होते हैं क्लास बी में यूज किए जाते हैं। क्लास बी में तुम्हारे कौन कौन से आते हैं? तुम्हारे पेट्रोल से लगे आग, डीजल से लगे आग, केरोसिन से लगे आग, ठीक है, इन सबको केरोसिन, इन सबको बुझाने के लिए ही हम फोम और पाउडर वाले एक्सटिंग्विशर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? वर्ग बी वाले के लिए। ठीक है, वर्ग ए में क्या होते हैं तुम्हारे? तो वर्ग ए वाले में जो क्लास ए में जो फायर लगती है वो किस मटेरियल से लगती है? तो ऊड हो गया, यानी जितने भी ठोस से होते हैं, ऊड हो गया, क्लोथ हो गया, ठीक है, लकड़ी, ये तुम्हारे बुक्स हो गई, जो सॉलिड मटेरियल से आग लगते हैं वो किस में आते हैं? क्लास ए में आते हैं। क्लास सी में आप क्या आते हैं? बिजली से लगी आग, इलेक्ट्रिसिटी से लगी आग, जिसके लिए हम क्या क्या चीज प्रयोग करते हैं? सर CCl4 का प्रयोग करते हैं, हेलोन का यूज करते हैं, ठीक है, इन सब चीजों का, कार्बन टेट्राक्लोराइड, इन सब चीजों का हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? CTC भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, और हेलोन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है। सही है, चलो अगला देखते हैं। देखो आ ही गया, हेलेन दे दिया है, मगर एक्चुअली ये हेलेन नहीं होता है, हेलोन होता है, हेलेन। ठीक है, ये हेलेन नहीं है, ये हेलोन है। ठीक है, ये रखें। हेलोन ग्रुप समझते हो ना? ग्रुप 17 को कहते हैं, GS का सेशन चल रहा है उसमें बताते हैं। ग्रुप 17 कोई हेलोन ग्रुप करते हैं, जिसमें क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन जो आती हैं, और सबसे तगड़ा रिएक्शन कौन करता है? फ्लोरीन करता है इन चारों में। ये होती है हेलोन ग्रुप। ठीक है, तो हेलोन ग्रुप के कारण ही क्या होती है? हमारी आग बुझती है, जो आग से लगती है, बिजली वाली। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, कृत्रिम श्वसन की साधारण और आसान विधि कौन सी है? तो सबको पता है, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन। इसी में जो प्रथम, ये सब जानते हो किसकी कहानी है? ये सब मेरी प्रथम उपचार है, पहला चैप्टर प्रथम उपचार, उन सबसे रिलेटेड है। और एक होती है सिल्वेस्टर विधि, जो कि प्रथम उपचार में आती है, सिल्वेस्टर विधि होती है। ठीक है, इस सिल्वेस्टर विधि में क्या करते हैं? तो देखो सिल्वेस्टर विधि में क्या होता है, तुम्हारे पीठ के बल लिटा देंगे। सिल्वेस्टर विधि में पीठ के बल लिटाकर तुम्हारे कंधे के पास बैठ जाएंगे। फिर वो क्या करते हैं? 10 से 12 बार, ठीक है, तुम्हारे हार्ट को, लेफ्ट हैंड साइड को क्या करेंगे? 10 से 12 बार उसको पंप करेंगे। ठीक है, जिससे तुम्हारी हार्ट बीट वापस आ सके। सही है, तो सिल्वेस्टर में होता है। और एक होता है सैफर विधि। सैफर विधि में सीने के बल लिटाते हैं और तुम्हारे कमर के पास बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर तुम्हारी पीठ पे क्या करते हैं? 10 से 12 बार लेफ्ट हैंड साइड क्या करते हैं? दबाते हैं। ठीक है, याद रखना, जब मुंह से मुंह रिस्पिरेशन देते हैं तो एक पतली साफ रुमाल का यूज करते हैं। मुंह पे रखने के बाद क्या करते हैं हम लोग? उसको साफ देते हैं। ठीक है, इतनी पतली रखते हैं कि आसानी से उसमें हवा आर पार हो सके। सही है ना? चलो याद रखना, तो मुंह से मुंह विधि होती है, जिसे लोमाड़ विधि भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक समविभव पृष्ठ पर सभी बिंदु पर क्या सेम होते हैं? ऑब्वियस सी बात है, समविभव मतलब क्या होता है? समविभव से ही क्लियर है। समविभव का मतलब इक्वल पोटेंशियल, मतलब सारे जगह पर क्या है? इतना, अगर इतना बड़ा सरफेस है तो सब जगह क्या है? V का मान सेम है। ठीक है, और जब सभी जगह V का मान सेम है तो इससे निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड का मान भी क्या होगा? जब सेम होगा तो V2 माइनस V1 करेंगे तो हमारी जीरो निकल के आती है। इसलिए बोलते हैं किसी भी धातु के अंदर अगर देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा शून्य होती है, क्योंकि सभी पे क्या होती है? वोल्टेज का मान सेम होता है। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल मतलब क्या होता है? हर पॉइंट पे क्या होती है? उसके वोल्टेज का मान सेम होता है, इसलिए उसे इक्विपोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस प्रक्रिया में विद्युत उपकरण के विद्युत भागों के साथ आकस्मिक संपर्क में आने से बचने के लिए उन्हें
एक आवरण प्रदान करते हैं, इंक्लोजिंग शामिल होता है। ठीक है, अच्छा एक होता है जैसे क्या होता है ना, कभी कभी जो हैवी मोटर होती हैं जो अच्छी खासी रेटिंग से चलती हैं। तो जैसे एक मोटर होता है, ये मोटर है, ठीक है, ये मोटर है, इसके ऊपर क्या करते हैं हम एक और परत चढ़ा देते हैं, जिससे हमारी क्या होती है, कोई भी हमारी बॉडी यानी हम लोग की जो बॉडी है, ठीक है, इसके इस मोटर के डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए, क्योंकि इतनी अच्छी अधिक रेटिंग से चल रही है, हल्का सा भी कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो सकता है, इससे हम लोग को शॉक लग सकता है। ठीक है, तो इससे बचाने के लिए, किसको बचाने के लिए, हम लोग को अवॉइड क्या करने के लिए कि मतलब जो वहाँ पे उसका ऑपरेटर उसको कोई क्षति न पहुंचे, हम लोग एक सुरक्षा प्रदान करते हैं। और हमको पता है कि जो हमारे गार्ड के रूप में कार्य करेगा वही मेरे लिए अच्छा है ना, बोलते हैं ना गार्ड साहब, वो नहीं, वो क्यों वहाँ पे खड़ा है, हमारी सुरक्षा के लिए, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गार्डिंग बोलते हैं उस चीज़ को, जो मशीन के ऊपर एक और परत चढ़ी होती है, जिससे क्या शॉक वॉक न लगे उसको टच में आने से। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, गार्डिंग कहलाती है। सही है, चलो अगला, आर्क वेल्डिंग के मामले में आंखों की सुरक्षा के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, सबको पता है सर, ग्लास यूज की जाती है। ठीक है, ग्लास यूज की जाती है, देखते हुए कुछ इस प्रकार से बने होते होंगे, ऐसे बना रहता है, ऐसे बना होता है, ऊपर ऐसे ऐसे बना होता है। ठीक है, ये ऐसे बना होता है, फिर इसी में से देखते हैं वो पीछे लगा के इधर इधर मुंडी लगी रहेगी, इसमें से देखते हैं वो क्या करता है, उसमें से निकलने वाली जो लाइट है, जो इतनी तगड़ी लाइट निकलती है वेल्डिंग के दौरान हीट के कारण, एसिटिलीन गैस के जलने के कारण, उससे हमारी आंखों को क्या करता है, बचाता है। देखोगे हमेशा उन सबकी आंखें लाली होती रहती होंगी। ठीक है, तो उससे क्या करता है, हम लोग को बचाता है, जो रेडिएशन एक तरीके से जो भयंकर लाइट निकल रही है। ठीक है, तो हमारी क्या कहलाती है, ब्लैक ग्लास होती है, जो हमारी को प्रोटेक्शन करता है। अच्छा, वेल्डिंग के लिए, आर्क वेल्डिंग के लिए कौन सा जनरेटर का यूज करते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा डिफरेंशियल जनरेटर का यूज होता है, डिफरेंशियल जनरेटर का यूज करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, देखते हैं क्या है। तो अब क्वेश्चन पसंद आए हों और डिस्कशन करने का तरीका कि मतलब हाँ ठीक ठाक डिस्कशन हो जा रहा है, तो सेशन को लाइक शेयर और चैनल पे पहली बार हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है और हर चैप्टर से क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि SWG को मापने के लिए, SWG किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, सबको पता है कि SWG का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड वायर गेज। इसकी वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, 0 से लेके 36 तक होती है। ये वाला सबसे मोटा होता है, सबसे मोटा यही है, और ये पतला है, सबसे पतला यही है। ठीक है, इसको याद रखना, 0 से 26। ये व्यास मतलब ये वाला व्यास नहीं, डायन मापने का काम करता है, डायामीटर। ठीक है, जो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है, वो वाला डायमीटर मापने का काम करता है। ठीक है, इसको याद रखना है। एक होती है AWG, क्या होती है, AWG होती है। AWG का काम क्या होता है, अमेरिकन, फुल फॉर्म पूछता है, अमेरिकन वायर गेज। ठीक है, इसको भी याद रखना। तो आई होप बाबू सेशन समझ में आया होगा, और इसी तरह कई सारे हम लोग सेशन लेकर आ रहे हैं। ठीक है, और फिर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बस ऑप्शन बचा के नहीं हटे, इसी रिलेटेड जितने भी सवाल बन सकते हैं उन सब सवाल को कि जो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो सेशन थोड़ा सा भी पसंद है तो उस सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। ठीक है बाबू, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल दी वेरी बेस्ट।